मैं आपका दोस्त मोहम्मद हैदर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसे हम लोग किस तरह बनाते हैं। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर है तो आपको रिस्क असेसमेंट बनाने आना चाहिए, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो या फिर अब्रॉड में। रिस्क असेसमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि रिस्क असेसमेंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं। स्टेप में बांटते हैं। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। फिर आ जाता है हमारा इवेलुएट द रिस्क डिसाइडेड ऑन प्रिकॉशंस। और चौथे नंबर पर आता है हमारा फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट हज़ार्ड्स एंड रिकॉर्ड। और आखिर में हमारा आता है रिव्यू एंड अपडेट्स एज नेसेसरी। अब हम हर स्टेप को एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स। तो हम अब सीखेंगे हज़ार्ड्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने का कई तरीका है, कई तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसे इंस्पेक्शन के ज़रिया भी, टास्क एनालिसिसिंग के ज़रिया भी, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशंस के ज़रिया भी, इंसिडेंट डेटा के ज़रिया भी या फिर चेकलिस्ट के ज़रिया भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इंस्पेक्शन के ज़रिया किस तरह से हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे हम इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम साइट पर जाते हैं। वहाँ किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। वहाँ के इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, वहाँ टूल्स एंड टैकल्स किस किस्म का है, ये तमाम चीज़ को हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के ज़रिए ही हम उसे हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टास्क एनालिसिसिंग की तरफ। ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है आइडेंटिफाई करने के लिए हज़ार्ड्स को। इसमें क्या होता है, हम वर्क स्टार्ट होने से पहले ही हज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ना कि वर्क स्टार्ट होने के बाद। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जॉब्स को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग स्टेप में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम हर स्टेप के हज़ार्ड्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है हमारा हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का मैन्युफैक्चर के इंफॉर्मेशन से। जब भी हम प्लांट में किसी भी तरह का न्यू इक्विपमेंट हो या फिर मशीनरी हो या फिर प्लांट हो ख़रीदते हैं, तो उस मशीन्स के साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलता है। या फिर जब हम किसी भी तरह का मटेरियल ख़रीदते हैं तो कंपनी हमें एक मटेरियल डेटा सेफ्टी शीट देता है और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होता है उस मटेरियल का, उस प्रोडक्ट का। उसमें क्या क्या जानकारी मौजूद होता है, जैसे कि हज़ार्ड्स के तौर पर उसमें हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें फर्स्ट एड का इंफॉर्मेशन मौजूद होता है, उसमें फायर फाइटिंग का इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। उसमें क्या होता है, किस तरह हम उस मटेरियल को हैंडलिंग करेंगे, स्टोर करेंगे, तमाम जानकारी मौजूद होती है। उसमें टॉक्सिक कितना है, वो इकोसिस्टम हमारा क्या प्रॉब्लम होगा, या फिर उसे हम डिस्पोजल किस तरह से करेंगे, ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या होगा, ये तमाम जानकारी उस मटेरियल डेटा सेफ्टी शीट में मौजूद होता है। और आखिरी में हमारा है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के ज़रिए भी हम लोग हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेकलिस्ट में हम क्या चेक करते हैं, चेकलिस्ट में हम प्रीमाइसेस को चेक करते हैं, प्लांट को चेक करते हैं, प्रोसीजर को चेक करते हैं एंड पीपल को चेक करते हैं। प्रीमाइसेस में क्या होता है, हमारा हाउसकीपिंग है या नहीं है, वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है वो चेक करते हैं, एक्सेस को चेक करते हैं, स्केप को चेक करते हैं। प्लांट में हम क्या चेक करते हैं, मशीनरीज़ का गार्डिंग कैसा है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस का कंडीशन कैसा है, उसे स्टोरेज जो किया गया है या फिर जो उसका सेपरेशन है, सेग्रेशन है, वो कैसा है। अब प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स में हम देखते हैं परमिट टू वर्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर्स क्या है। और हम लोग पीपल्स में देखते हैं, हेल्थ सर्वेलेंस के बारे में पता करते हैं, पीपल्स का बिहेवियर्स के बारे में पता करते हैं।
तो इन इंफॉर्मेशंस के ज़रिए हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा हज़ार्ड्स किस किस्म का है। अब हमारा आ जाता है रिस्क असेसमेंट का दूसरा स्टेप, यानी कि आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। इसमें हम जानेंगे कौन कौन लोग उस हज़ार्ड से अफेक्टेड हो सकते हैं या फिर किन किन लोगों को ख़तरा हो सकता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं कंपनी के वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स या फिर नॉर्मल वहाँ के जो पब्लिक होते हैं वो भी उस हज़ार्ड से अफेक्टेड हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने रिस्क असेसमेंट के तीसरे स्टेप की तरफ, यानी कि इवैल्यूएट द रिस्क एंड कंट्रोल मेजर्स। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लेफ़्ट में हमारा लाइक्लीहुड है और राइट में सेवरिटी है। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना यानी कि चांसेस, और सेवरिटी का मतलब होता है नतीजा यानी कि रिज़ल्ट। अगर इंसिडेंट होने का चांसेस कितना है और अगर इंसिडेंट हुआ तो उसका रिज़ल्ट कितना होगा, हम यहाँ पर उसे जानते हैं। इसमें पहला है हमारा लाइक्लीहुड एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी कि संभावना ना के बराबर है। उसके बाद हमारा आ जाता है अनलाइकली, हो भी सकता है इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा पॉसिबल, एक्सीडेंट हो सकता है, चांसेस है। लाइकलीहुड, चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होने का। वेरी लाइकली, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा है इंसिडेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेवरिटी की तरफ। सेवरिटी में पहला है हमारा वेरी माइनर इंजरी। अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उसका जो नतीजा होगा, जो रिजल्ट होगा, वो माइनर इंजरीज होगा। दूसरा हमारा होता है फर्स्ट एड इंजरी। अगर इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होता है तो जिसका इंसिडेंट हुआ है उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तीसरे लेवल में आता है हमारा लॉस्ट टाइम इंजरी और फोर्थ लेवल में आता है हमारा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और फिफ्थ आखिरी जो हमारा है वो डिसेबलिंग इंजरी है। इस इमेज में जो आप चार्ट देख रहे हैं उसे हम लोग रिस्क रेटिंग चार्ट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा वर्टिकल में है वो सेवरिटी को दिखा रहा है और जो हॉरिजेंटल है वो आपको लाइक्लीहुड को दिखा रहा है। यहाँ जो 1 से 25 तक का जो नंबर है वो रिस्क रेटिंग है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 5 कलर से डिवाइड किया गया है। पहला कलर जो है वो ग्रीन है, उसके बाद लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। जो हमारा यहाँ ग्रीन कलर में है वो काफ़ी लो रिस्क है। उसके बाद जो लाइट है वो उससे ज़्यादा रिस्की है, येलो और भी ज़्यादा है, ऑरेंज उससे भी ज़्यादा है, और रेड जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क को दिखा रहा है यहाँ पर। अभी हमने सीखा कि रिस्क रेटिंग क्या होता है, इसको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। अब हम सीखेंगे रिस्क रेटिंग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ 2 कंडीशन है, एक फर्स्ट कंडीशन, दूसरा है हमारा सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रिकल का कॉर्ड को किसी बिजी कॉरिडोर है हमारा, वहाँ से हम उसे क्रॉस कर रहे हैं। वो कॉरिडोर जो है वो बिजी कॉरिडोर है, सो इसलिए वहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर उस केबल से वो स्लिप ट्रिप या फिर फॉल होते हैं तो एक्सीडेंट का चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ दिखाया जा रहा है 5, यानी कि वेरी पॉसिबल। ये हमारा लाइक्लीहुड हो गया। अब आता है सेवरिटी। सेवरिटी यहाँ दिखा रहा है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट किसी बंदे का होता है तो उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लाइक्लीहुड में हम लोग 5 लिए हैं और सेवरिटी में हम लोग 4 लिए हैं, इज इक्वल टू 20 हो गया यहाँ हमारा रिस्क रेटिंग, जो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक उसकी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमारा सेकंड कंडीशन में, वहाँ पर भी हम सेम इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को यूज़ कर रहे हैं उस फ्लोर से जो ज़्यादातर बंद रहता है या बहुत ही कम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं।
तो यहाँ पर चांसेस क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना कम है, इसलिए लाइकलीहुड हमारा 1 है। लेकिन अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो हमारा सेवरिटी सेम होगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होगा, इसलिए हम उसे वहाँ पर 4 लिखे, यानी कि 1 = 4 बराबर 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 1 है, यानी कि वो हमारा लाइकलीहुड है, एक्सट्रीमली अनलाइकली। और उसके बाद इंटू 4 है, 4 हमारा क्या है, सेवरिटी है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है वो हमारा। तो हमने इस कंडीशन के ज़रिए सीखा कि हम लोग रिस्क रेटिंग को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस स्लाइड की। यहाँ पर हम रिस्क रेटिंग को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट में हमारा है रिस्क रेटिंग और राइट में हमारा है एक्शन एंड टाइम स्केल। यहाँ आप फर्स्ट में देख रहे हैं रिस्क रेटिंग जो है हमारा 15 और अबव है, तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए वहाँ पर, वो अनएक्सेप्टेबल है और वहाँ पर हमें काम स्टार्ट नहीं करने देना है, वहाँ पर हमें एडिशनल कंट्रोल्स को करना है और यहाँ तक के 15 से हमें 9 तक ले आना है रिस्क रेटिंग को। उसके बाद हमारा आता है अगर रिस्क हमारा 9 से 14 के अंदर है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो जो है वो टॉलरेबल है, ये टॉलरेबल है, लेकिन यहाँ पर भी हमें एडिशनल कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करना है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे रिस्क को हमें कंट्रोल करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर अगर 5 से 8 है अगर हमारा रिस्क रेटिंग, तब हम क्या करेंगे, वो भी टॉलरेबल है, लेकिन वहाँ पर हमें उस 5 से 8% जो हमारा रिस्क रेटिंग है उसे रिड्यूस करना है, घटाना है। कहाँ तक घटाना है, 5% तक ले आना है या उससे भी कम लाना है। 1 वीक के अंदर हमें ये काम करना है। हमारा टाइम स्केल होगा यहाँ पर 1 वीक। और आखिरी हमारा अगर रिस्क रेटिंग 4 है या उससे कम है, वो एक्सेप्टेबल है, वहाँ हम सिंपल एक्शन लेंगे उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। वो हमारा टाइम स्केल जो है 1 वीक के अंदर उसे हमें रिड्यूस करना है, उससे भी कम। तो हमने सीखा यहाँ पर कि रिस्क रेटिंग को किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं उसके रिस्क कैटेगरीज के हिसाब से, और हमें क्या एक्शन लेना है, कितने टाइम स्केल में लेना है, यहाँ पर हम ये सीखे। अब हम लोग सीख चुके हैं कि रिस्क को हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि रिस्क को किस तरह कंट्रोल करते हैं। रिस्क को हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के ज़रिए ही हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एलिमिनेशन होता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लास्ट में हमारा आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव रखता है, वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, हज़ार्ड को, रिस्क को ही एलिमिनेट कर देते हैं। एक मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग वर्किंग एट हाइट, वर्किंग हाइट को अवॉइड कर देते हैं हम लोग। किसके ज़रिए अवॉइड करते हैं, हम लोग उसके बजाय इंस्टॉलिंग करते हैं एक परमानेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म का विद स्टेयर एक्सेस के साथ। हम लोग परमानेंट तौर पे एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें वर्क एट हाइट नहीं करना पड़ता है। इससे हम लोग वर्क एट हाइट का जो रिस्क है उसे हम लोग डायरेक्टली पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, रिस्क को, हज़ार्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं लेस हज़ार्डस में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम ऑयल बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बेस्ड पेंट जो होता है वो लेस हज़ार्डस होता है बनिस्बत ऑयल बेस्ड पेंट के हिसाब से। अब हम सीखेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल। हम इंजीनियरिंग कंट्रोल के ज़रिए किस तरह से रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। यानी कि अगर किसी भी तरह का मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स का है तो वहाँ पर अगर हम फिक्स गार्ड को अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या होगा, हम अपने ऑपरेटर्स को उस रिस्क से बचा सकते हैं। ये हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जांपल हो सकता है। या फिर अगर किसी भी तरह का एयर कंटामिनेंट कोई काम हम कर रहे हैं, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग कुछ भी हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी
प्रदूषित हो जाता है, तो इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए हम लोग रिस्क को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम साइनेजेस वगैरह लगा कर रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, वार्निंग साइन लगा के कर सकते हैं, या फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना के कर सकते हैं, या फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे, परमिट टू वर्क करेंगे। ये सब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में शामिल है। उसके बाद हमारा आखिरी होता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आसानी से एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जो हमारा टॉप है एलिमिनेशन, ये आसानी से हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हमारा जो टॉप से जो सबसे ऊपर है, वो टॉप पर है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन उससे कम इफेक्टिव है, इंजीनियरिंग कंट्रोल उससे कम इफेक्टिव है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उससे कम इफेक्टिव है, और पीपीई ये लास्ट में ये सबसे कम इफेक्टिव है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ठीक उससे उल्टा अगर आप देखिए, पीपीई हर जगह एप्लीकेबल आप कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा आसानी से एप्लीकेबल है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को आसानी से एप्लीकेबल मिला सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल को आप एप्लीकेबल मिला सकते हैं। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल में ला सकते हैं। फिर आखिरी में हमारा एलिमिनेशन होता है। तो इसमें हमने सीखा कि किस किस तरह से हम लोग रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि रिस्क को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रिस्क असेसमेंट के फोर्थ स्टेप की तरफ, यानी कि फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिकॉर्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ अलग से नहीं करते हैं, बल्कि हमने जो रिस्क असेसमेंट के फर्स्ट स्टेप से लेकर थर्ड स्टेप तक, यानी कि आइडेंटिफाई द हज़ार्ड से लेकर रिस्क इवैल्यूएशन तक के तमाम काम को रिकॉर्ड करते हैं रिस्क असेसमेंट फॉर्म में, जिसमें शामिल होता है। उसमें हम क्या क्या करते हैं शामिल, उसमें हमारा कौन सा एक्टिविटीज़ हो रहा है वो लिखते हैं, किस एरिया का हम लोग रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं वो लिखते हैं, हमारा कौन सा ग्रुप का रिस्क है वो करते हैं, रिस्क का वैल्यू क्या है, इवैल्यूएशंस क्या हुआ, उसका रेटिंग क्या है, उस रेटिंग के हिसाब से हमने क्या प्लान तैयार किया है, उस प्लान को हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, और हमारा रिस्क असेसमेंट का डेट क्या है, और कौन कॉम्पिटेंट बंदा इस रिस्क असेसमेंट को तैयार कर रहा है। ये सब जानकारी रिस्क असेसमेंट फॉर्म में हमें भरना पड़ता है। और लास्ट में हमें रिव्यू डेट भी डालना पड़ता है कि इस रिस्क असेसमेंट को कब दोबारा हमें देखना है। सब्सटेंस में या फिर इक्विपमेंट हम नया खरीद रहे हैं, या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, या फिर लीगल स्टैंडर्ड बदल रहा है, अपडेट हो रहा है, तो हमें फिर से रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ता है। कुछ ऐसे रीज़न है जहां पर हमारा रिस्क असेसमेंट इनवैलिड हो जाता है, जब एक्सीडेंट होता है, या फिर जब नियर मिस होता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा इल हेल्थ होता है, तब हम लोग रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।